नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए चल रही 9वीं प्रैक्टिस क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी के सामने आपके साथ आपके प्रश्नों को लेकर के आपकी परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आप सभी लोग मेरी इस क्लास में जुड़ें, क्लास को देखें अच्छे से, अपने इन सभी प्रश्नों को तैयार करें जो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग है, परीक्षा से रिलेटेड हैं। और सभी लोग अपनी डिमांड्स भी रखें, अपनी प्रॉब्लम भी रखें। हम जो प्लान कर चुके हैं आपके लिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे आज 17 तारीख है, हम आगे कक्षाओं को और ऐड करने चल रहे हैं जो प्रैक्टिस के अलावा भी हैं, जिसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स पे भी, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास देना शुरू कर दिया हूं, उसको आप लोग कवर कर लीजिए। और भी जो पार्ट्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते रहे उसको आप जरूर इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाइए। अपने कुछ टॉपिक की मैराथन सेलेक्ट कर लीजिए, उन टॉपिक की मैराथन हम आपको देना शुरू कर दें। जैसे हमने पुलिस एग्जाम में किया था तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, अलग अलग डिमांड पर हमने अलग अलग टॉपिक को प्रेजेंट किया। कुछ ऐसा ही एग्रेशन आपको इस परीक्षा के लिए भी हमारे साथ दिखाना होगा। हम मैराथन कक्षाओं की योजना बना रहे हैं जिसमें कम से कम 3-3, 4-4 टॉपिक को लेकर के एक मैराथन सेट कर दें। 2-2, 2.5-2.5 घंटे की उस मैराथन में आप 50 क्वेश्चन भी अगर डन करते हैं तो आपको टॉपिक पूर्णतः तैयार हो जाएगा। जो हमने एक लक्ष्य बनाया है 35 सवालों को हल करने का, वो हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सजेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं शुरू करता हूं सभी उन इंपॉर्टेंट सवाल को जो कि आज के सीट से हैं, आज की इस प्रैक्टिस क्लास से हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, अगर आता रहे तो कमेंट जरूर करते रहिए प्रत्येक सवाल के लिए। x के किस मान के लिए 211x एक पूर्णवर्ग संख्या है? पूर्णवर्ग जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम लोग कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ बातें उसको लेकर के आप समझ लीजिए। जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, जो किसी का वर्ग है वही पूर्ण वर्ग है। और अगर हम x की जगह पर किसी एक को रखते हैं जो कि उसको पूर्ण वर्ग बना दे, तो x के उस मान को इन्हीं ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी संख्या के अंत में 4 होगा, ध्यान से देखिएगा, 4 होगा तो पहले कुछ बातें जान लो। किसी संख्या के एंड में, अंत में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 4, 5, 6, 9 में से हम किसी को इग्नोर कर सके। हाँ, 5 को लेकर के मैं कुछ प्लानिंग बता सकता हूँ, 4 को लेकर के भी मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। 4 पर पहले आते हैं कि 4 क्यों नहीं अप्लाइड होगा या 4 अप्लाइड होगा कि नहीं। अगर हम 4 रखेंगे तो इसके पहले क्या है, 1 है। इसके पहले आप देख रहे 1 है तो यह बनेगा 14, अंतिम 2 डिजिट 14। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई पूर्णवर्ग संख्या एक सम संख्या होगी, अगर पूर्णवर्ग संख्या सम संख्या होगी तो वह हमेशा 4 से विभाज्य होगी, हमेशा 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य कोई भी पूर्णवर्ग संख्या आप देख लो, अगर वह सम संख्या है तो हमेशा 4 से विभाज्य है। और 4 से कोई तब विभाज्य होता है जब उसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। अब अंतिम 2 अंक अगर 14 है तो 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 5 पर। मैं बता दूं, जैसे नंबर है, अगर हम इसकी जगह 5 रख रहे हैं तो इसके पहले 1 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी पूर्णवर्ग संख्या के एंड मतलब अंत में 5 है, अंत में 5 है तो दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। दहाई का अंक हमेशा क्या होगा, 2 होगा। वो किसी भी हालत में यहाँ पर 1 पर अप्लाइड नहीं हो सकता, जिसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब आया 6। अगर हमारे सामने अंत में 6 है तो ध्यान रखिए 6 के पहले 1 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी संख्या के अंत में 6 है तो 6 के पहले हमेशा एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर फुलफिल कर रहा है डिमांड को। यहाँ पर 1 है तो यह ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्या है। इसका मतलब जो 21116 है, यह पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह आपकी एक पूर्णवर्ग संख्या है। और जब हम लोग 48 का वर्ग करेंगे, नहीं सॉरी, हम जब लोग यहाँ पर 46 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 2116। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 6 हो जाएगा, जिसको रख देने से यह संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या हो जाएगी। 9 को लेकर के भी सोचा जा सकता है, लेकिन 9 भी रहेगा तो नहीं बना सकता है। इस सवाल का सही उत्तर आपका क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर 6 होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 6 राइट सोल्यूशन। सेकेंड सवाल पर आगे बढ़िए। ये भी देखिए इंडिसेस का सवाल है, और इस तरह का सवाल भी आपकी परीक्षा से बहुत कनेक्ट करता है। बेसिस सेम होते, जैसे आप 2 समीकरण, 2 वैल्यूज को लेफ्ट राइट को कंपेयर कर रहे हो, कुछ बातें जान लीजिए। अगर कहीं लिखा है a की पावर m, पावर अगर n है तो सिंपली सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
सेम यही चीज है। और एक बात और जाने रहिए, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, बेसिस सेम है, तो पावर को भी आप इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। यहां पर बेसिस सेम दिख रहे हैं, दिख रहा है, पावर का परस्पर गुणा होगा और आपस में इक्वल करके x का मान निकालिए। x का मान उठाकर इसमें या इसमें बात एक ही है, सेटिस्फाई करने के लिए पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो एक चीज कर सकते हैं, जैसे हम जान रहे हैं बेसिस सेम है, पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। 3 1 के 3, 3 दूना 6, इसको काट दीजिए, खत्म हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा 3/4 2x + 3, 3/4 2x + 3, और यहाँ पर कितना है 2 और 3 बचे 15, 15 3x + 7, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपली। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकालें। हम इस x को इधर लाएं, 2x + 3 है डिवाइड बाई 3x + 7 है, करेक्ट है, इसको इधर कर दिया। अब इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे, तो मतलब 4 दूना कितना हो जाएगा 8। मतलब अगर हम इसको ट्राई करते, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, जैसे 3/4 था, यहाँ पर हमने क्या किया, अच्छा एक चीज और है, इसको 2 को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह 2 नहीं रह जाएगा, यह 4 हो जाएगा, करेक्ट है। 4 चौके 16 होगा, ठीक है, और 15 तिया 45 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहला काम x का मान निकालिए, तब वहां सब्स्टिट्यूट करिए। 45 दूना 90x होगा, 45 तिया 135 होता है, 16 तिया 48x होगा, प्लस 16 7 112 होगा। इसको इधर करेंगे तो 42x हो जाएगा, 48 42 90 होता है, बराबर इसको उधर कर देते हैं तो घटेगा, लेकिन नेगेटिव मान आएगा, आपको दिख रहा होगा नेगेटिव मान आएगा। 5 से 2 3 होता है, और 13 से 11 2 होता है, 23 हो जाएगा, करेक्ट है। तो x का मान भाई हो गया -23/42। अब इसको उठा के इस पे सब्स्टिट्यूट कर दें। रूट में आपके सामने है 2 -42 गुणे x की जगह लिखिए -23/42। अब आपको क्या करना है, 42 से खत्म करिए, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 23 मिलकर 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। इस सवाल के लिए बी ऑप्शन एकदम राइट और सही रिस्पॉन्स होगा, 5 इसका सही उत्तर होगा। आप सभी लोग बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर आता हूं। अब देखिए, जैसे इस सवाल के पैटर्न को आप खूब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है 547.527, बहुत पूछा जाता है इस तरह का सवाल। 0.0082 है, बराबर अगर x है तो आपसे इसने कहा, देखिए मान वही है, बस डेसिमल परिवर्तन कर दिया, इसके सारे डेसिमल गायब कर दिया। 547,527 डिवाइड बाई 82, इसका भी सारा डेसिमल गायब कर दिया। तो आपसे पूछा कि इसका मान एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे अगर आपको दिया है 25 बटा कितना है 5, याद रखिए इसका मान आएगा 5। अगर डेसिमल प्लेसेस सेम रहें, जैसे 25.1 स्थान पर 0.1 स्थान पर, तब भी 5 आएगा। अगर 0.25 कर दें और यहाँ पर 0.05 कर दें, तब भी 5 आएगा। दशमलव के स्थान अगर सेम रहेंगे, चाहे जितना रहेगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। बट थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर लिखा है 2.5 और यहाँ पर केवल 5 लिखा है, करेक्ट है, तो यह मान कितना हो जाएगा समझ लीजिएगा। आएगा तो 5 ही, बट यहाँ छोटा हो गया, 0.1 स्थान पर लग जाएगा। एक स्थान पर क्यों लग जाए? क्योंकि एक स्थान पर लगा हुआ है। अगर यह 0.25 होता, नीचे 5 होता, तब भी 5 आता। 0.2 स्थान पर है, 2 स्थान पर यहाँ लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो 0.025 और यहाँ पर लिखा हो 0.5, अब भी ऊपर छोटा है, दशमलव जितना शिफ्ट होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। ऊपर का मान आएगा 5 ही, बट इसमें 3 स्थान पर है, इसमें 1 स्थान पर है, 3 1 का डिफरेंस होता है 2, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। इस बात को समझिए। फिर तीसरी कंडीशन देखो, जैसे लिखा हो 25/0.5। अब सोचो, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 5 ही आएगा, बट एक स्थान पर है तो एक 0 लग जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर 25/0.05 है, तब भी 5 रहेगा, 2 स्थान है तो 2 0 बढ़ जाएगा। 0.25 है और यहाँ पर 0.00025 है, नीचे वाला छोटा हो गया है ना, ऊपर वाला बड़ा है। ऐसी केस में 5 ही रहेगा, इसमें 2 स्थान पर है, इसमें 5 स्थान पर है, 2 5 का डिफरेंस 3 होता है, 3 0 लगा दीजिए। इस बात को आप रिलेट करिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंस। अब सवाल पर देखिए, हम लोग चलते हैं, सवाल की बात कर देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल में ऊपर जो मान था, देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 3 स्थान पर था, यहाँ पर 4 स्थान पर था, तो 4 और 3 का डिफरेंस होता है 1 स्थान। 1 स्थान है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए अगर 3 स्थान हटाया, एक प्रकार से अगर देखा जाए, और नियमतः अगर सोचा जाए तो हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, ये तभी हटेगा जब इसको हम 1000 से गुणा करेंगे।
इसको 1000 से गुणा करेंगे और इसको हम 10,000 से गुणा किए होते तो हट जाता। 3 जीरो खत्म हो गया, 10 बचा। तो मतलब यह मान x तो था, x ही रहेगा, बट 10 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो x बटे दे इस 10 इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने होगा, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर x बटा 10 करेंगे तो रियलिटी में आपको वही रिजल्ट, वही रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा जो आपके सामने है। अब मेरे ख्याल से भी आपको स्पष्ट हुआ। तो तीसरा सवाल आपका डन होता है। अब चौथे पर मेरे साथ आप लोग आगे बढ़ चलिए। दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका जो रेशियो है, अनुपात है x अनुपात y है, उनका मासापा z है। मैं इसका सिंपल एक पैटर्न बता देता हूं, लासा पूछ रहा है। यदि दो संख्याएं a अनुपात b में हैं, ठीक है, a अनुपात b में है, मासा x है, मासा क्या है, x है, तो संख्याएं क्या होंगी पता है, संख्याएं ax होंगी और bx होंगी, संख्याएं bx होंगी, ax और bx। लासा क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू एक्स होगा। अनुपाती पदों का गुणनफल मासा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सिंपली लासा मिल जाएगा। abx, देखिए यहाँ पर abx का मतलब अनुपात xy था और मासा आपका z था, तो xy इंटू जेड, तो xy इंटू जेड अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ये xyz लगा सकते हैं सवाल के लिए करेक्ट आंसर। अगर हमसे पूछा जाता संख्याएं क्या हैं तो zx और zy हो जाती। तो चौथा सवाल आपका राइट सोल्यूशन दे रहा है। पांचवें सवाल पर चलिए। एक वस्तु की कीमत पर 36% की छूट दी जाती है तो पुराना मूल्य वापस प्राप्त करने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि। जैसे एक दुकानदार ने कोई वस्तु का दाम निर्धारित किया था 100, उसने पता नहीं क्या सोच करके आज 36% कम करके उस सामान को बेचने का प्लान किया। 100 पर कोई 100 ऐसा आंकड़ा होता है कि कोई भी परसेंटेज आप लगाएंगे सिंपली वह वैल्यू के रूप में आ जाएगा। 36 कम कर दीजिए, 36 कम कर देने का मतलब यह आपका 64 हो जाएगा। 100 से 36 कम करना 64, मतलब जो सामान 100 का था वो 64 में बेच रहा था। फिर उसके मन में आया कि हम क्यों छूट दें, सामान धड़ाधड़ बिक रहा है तो क्यों छूट दें, तो उसने इस सामान को कहा, अच्छा ज्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे फिर वहीं पहुंचेंगे, तो कितने % इंक्रीज करके हम वहां पहुंच सकते हैं। तो 64 में क्या जोड़ दूं कि 100 हो जाए, तो सबको पता है 36 ही, भाई 36 घट के आए हैं तो 36 जोड़ दे तो 64 हो जाएगा। लेकिन किसमें, पिछली बार घटा था 100 में तो 36% था। अगर हमें ऑप्शन में 36% दिया है, कुछ लोग लगाना चाहेंगे तो गलत काट लीजिए। पहली चीज ये 100 था, 100 से 36 घटा था तो 36% था। अब 64 में 36 बढ़ रहा है तो ये 36% नहीं होगा। 36 गुणे 100 बटे अब की बार आपको 64 करना होगा, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं जितना पॉसिबल हो, जैसे 4 से 16 बार 64, 4 25 बार 100 होता है। अब इसको भी काट के देखिए, 4 चौके 16 होता है, 4 9 36 होता है, 25 9 225 होता है, बटे आप 4 कर दें, 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 56.25% की यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी, तब वह पुराना दाम फिर से अचीव कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। 56.25% का इंक्रीज आपके लिए इस सवाल का सही आंसर बनकर सामने आएगा। पांचवा डन होता है। छठे पर आ जाइए। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, 2 पाइप बेचता है 12 रुपए प्रति पाइप, मतलब पहली पाइप को भी 12 में और दूसरी पाइप को भी 12 में। खरीदा कितने में कोई जानकारी नहीं है। इस सौदे में होता क्या है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर लाभ हानि का मान क्या होगा, मतलब कितने रुपए की होगी, ये हमको बताना है। इसके लिए देखिए एक सिस्टम, एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैं आपको उसको भी बता देता हूं। जब भी कभी देखिए ध्यान से, जब SP1 बराबर SP2 हो, ठीक है, तो एक बात जान लीजिएगा पूरे सौदे में हमेशा, अच्छा हाँ दूसरी बात, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज हो, तो इस पूरे सौदे में सेट है हमेशा हानि होगी। पहले अगर देखिए मैंने कहा कि अगर विक्रय मूल्य दोनों के बराबर हैं, पहले में जितना लाभ का प्रतिशत है उतना ही दूसरे में हानि का प्रतिशत है, तो इस केस में हमेशा हानि होगी। और हानि का जो परसेंटेज होगा उस वैल्यू का जो परसेंटेज में दिया उसका वर्ग बटे 100 होगा। मतलब इस सवाल को अगर ऐसे ओरल बताना हो तो 20 का लाभ पहले पर परसेंट में, दूसरे में 20% की हानि है, तो पूरे सौदे में 20 का वर्ग बटे 100 मतलब 4% की हानि होगी। पूरे सौदे में 4% की हानि होगी। फिर सुनिएगा, अब सवाल में जैसे हमसे कहा है कि 12 रुपए प्रति पाइप की दर से उसने 2 पाइप बेचा है, हमसे यहाँ पर परसेंट में तो पूछा नहीं है, हम परसेंट में चाहे तो बता दें, लेकिन हम अभी परसेंट में हमको करने की जरूरत है, हमें वैल्यू में जाना है, जिसके लिए एक फार्मूला काम करता है। तब जब SP1 बराबर SP2 हो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंट हो, तो 2SP अपान 100 अपान x का होल वर्ग -1 ये होता है। x क्या है, समान प्रतिशत लाभ या हानि। तो अगर हम चाहें तो 2 गुणे 12 है दोनों का विक्रय मूल्य, बटे 100 में से 100 को 20 से भाग करें तो 20 पंचे 100, 5 का वर्ग 25 में से 1 निकल करके 24 होगा, 12 दूना 24 होता है, 2 से घटेगा तो 1 की हानि है।
अर्थात 1 रुपए की हानि है जो लॉस ऑफ 1 रुपीज है, नॉट परसेंटेज, लॉस ऑफ 1 रुपीज है। ये फार्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फार्मूला याद तो रहता नहीं हमेशा। इसका एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, उसको अप्लाई करिए। सिस्टम ये है कि अगर पहले पर 20% का लाभ है, दूसरे पर 20% की हानि है, तो पूरे सौदे में हानि होगी और हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि का परसेंट हो जाएगा 20 का वर्ग बटे 100, मतलब 4% की हानि हुई, 4% की हानि हुई। अब 4% की हानि है तो इसको हम परसेंट को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, परसेंट को परसेंट हटाइए, 4/100 कर दीजिए। 4/100 का मतलब 1/25 हो गया, अर्थात 1/25 को देखिए प्रेजेंट करिए। 25 अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपए की हानि है, और एसपी कितना होगा, बेचा कितने में है, 24 में। 25 में खरीद कर 1 रुपए की हानि लेकर 24 में बेचा, 12 रुपए प्रति सामान बेचा है तो विक्रय मूल्य तो 24 ही था, तो 24 बराबर 24 है, तो हानि का मान 1 है तो 1 बराबर 1 होगा। 1 की हानि होगी, सौदे में 1 रुपए की हानि होगी। अगर यहीं पर डाउट में क्रिएट ही करना था सवाल में ना, तो एक चीज और कर सकता है, लिख देता 4% की हानि और पूछता कितने रुपए की हानि। बहुत लोग 4% लगा के चले आते कंफ्यूजन में। इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि हमसे सवाल में पूछा क्या है, आस्किंग क्या है। सब कुछ समझ करके आंसर पर आप लोग को प्लान करना है, सब कुछ समझ करके आंसर देना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। छठा सवाल आपका डन होता है, 1 रुपए की हानि, ऑप्शन नंबर सी है। सातवां देखिए, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, गंगाधर है, हरि के वेतन का 3/11 है, और शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है, तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात बताना है। सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर वेतन का अलग अलग रिलेशन है, गंगाधर का पहले हरि के साथ, फिर शंभू का भी हरि के साथ, तो हरि को टारगेट करके बीच में रख दीजिए। ये हरि है, यहाँ गंगाधर थे, यहाँ शंभू है। आइए देखिए इसको प्लान करते हैं, ऐसे बनाइए। गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 है, तो अगर हरि का वेतन 11 है तो गंगाधर का 3 है। शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 है, शंभू का 3 है तो इनका 4 है। अब इसको रिलेट देखिए कैसे कर पाएंगे। सिंपल तरीका होता है, जो बीच वैल्यू हो उसको 1 करना पड़ता है। 1 करना मतलब तरीका है कि आप इसको 4 से गुणा कर दो, इसे 11 से, या 3 है 11 है 11 कर दो, 3 है 4 है 4 कर दो। 4 तिया 12 गंगाधर का वेतन, हरि का वेतन 44 है और शंभू का वेतन 33 है। हमसे सवाल में यही तो पूछा है कि गंगाधर और शंभू, तो गंगाधर 12 है और हम शंभू कितना है, 33 है। काट सकते हैं तो काटें, क्योंकि बिना मतलब सरलतम रूप में लिखना ही सही तरीका होता है। 3 चौके 12, 3 11 बार 33, 4:11, 4:11 गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। अब यहीं पर मान भी पूछ सकता था दे करके कोई चीज, तो आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसको सेट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो कंफर्म करिएगा। अगले सवाल पर बढ़ता हूं लेकर। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण, हमारे पास 2 किलोग्राम मिश्रण था तांबे और एल्युमिनियम का, जिसमें कहा है कि 30% तो तांबा है। हाँ, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। देखिए, मैं 2 प्रकार से इस सवाल को करवा सकता हूं, लेकिन अभी पहली रियलिटी समझिएगा। एक तांबा है, हाँ एक तांबा है, और दूसरा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तांबा है, ठीक है। अब सवाल में कहा है इसका जो क्वांटिटी है दोनों का, तांबा और एल्युमिनियम का, वो 2 kg है, और 2 kg है। देखिए साफ साफ लिखा है 30% तो तांबा है, 30% को क्या लिखते हैं, 3/10। इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है कि अगर हमारे पास 10 की टोटल क्वांटिटी थी, 10 की टोटल क्वांटिटी थी, तो 3 भाग उसमें तांबा था, 7 भाग उसमें एल्युमिनियम था। दोनों मिला दीजिए, 10 था। 10 में फिर समझिएगा, नहीं तो गलती लोग कर देते हैं। इसने कहा कि तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम के मिश्रण में 30% तांबा है, तो 30% को 3/10 लिखते हैं। तो 10 भाग अगर टोटल है तो 3 भाग तांबा है, 7 भाग एल्युमिनियम है। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और एल्युमिनियम बढ़ाएं, और एल्युमिनियम बढ़ा करके इसमें तांबे का जो प्रतिशत है, अनुपात है, वो 20% हो जाए। 20% मतलब 1/5 हो जाए। मतलब अगर 5 टोटल हो जाए तो उसमें 5 टोटल हो जाए तो उसमें से 1 भाग तांबा हो जाए और 4 भाग एल्युमिनियम हो जाए, ठीक है। अब ऐसे में हमने देखिए जो प्रण किया है, जो तय किया है इस रेशियो को लाने का, वो कैसे लाने का पता है, वो लाने का कि हम एल्युमिनियम में बढ़ा कर लाएं। एल्युमिनियम में बढ़ाकर ऐसा प्रेजेंट करें कि तांबे की क्वांटिटी कम हो जाए और एल्युमिनियम की ज्यादा हो जाए। इसके लिए एल्युमिनियम बढ़ाना है। अब कितना बढ़ाएंगे इसको सोचना है आपको। मतलब हम पहली चीज देखो, यही चीज हमको पूछा है हमसे सवाल में, कितना बढ़ा दूं, लेकिन आपको तय करना है सवाल के नेचर के हिसाब से, वर्डिंग के हिसाब से, कि बढ़ा किसमें है। आपने देखा कि एल्युमिनियम में बढ़ा है, तो तांबे में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्वांटिटी सेम थी उसकी, बस अगला बढ़ गया, इसलिए उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कम हो गया।
तो एल्युमिनियम को, तांबे को आपको समान करना पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम आपने बढ़ाया है तो तांबे को आपको समान करना पड़ेगा। तो समान कैसे करेंगे, आप इसको बस 3 से गुणा कर दें। अब देखिए 3 1 के 3 समान हो जाएगा। इससे इसका जो रेशियो बनकर आएगा वो 3 अनुपाते 3 1 के 3 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 अनुपाते 12 हो जाएगा। अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि इसमें बढ़ रहा है कितने का, 5 इंक्रीज हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। अब सुनो, तांबे और एल्युमिनियम की क्वांटिटी कितनी थी, 2 किलोग्राम, और यहां क्वांटिटी कितनी है, 10। मैंने लिखा 10 बराबर 2 kg, 10 बराबर 2 kg, और जो बढ़कर आया वो कितना है, 5, तो 5 बराबर 1 kg। अब 1 kg कहीं ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन 1000 ग्राम है। हम सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम ही तो होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, जो सी ऑप्शन है इस सवाल के लिए एकदम राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर ले कि अगर हम एल्युमिनियम को 1 किलोग्राम और बढ़ा दें तो जाकर के तांबे और एल्युमिनियम का अनुपात मतलब 1 अनुपाते 4 होगा, मतलब 20% का भाग तांबा हो जाएगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। ये होता है आपका 8वां नंबर। 9वें पर आइए, ये भी बहुत शानदार सवाल है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को, ऐसे टर्म दिया जाता है, नंबर में जरूरी नहीं कि 1/3 1/4 ही हो, 20 घंटे में खोद सकता है। 1/a भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। यदि धीरू और काकू, एक पर्सन है धीरू के साथ जो जुड़ेगा, काकू नाम है, अपने कार्य की गति की दर से, मतलब दोनों मिलकर काम करें तो उस पूरे काम को 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद पाएंगे। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 60 घंटे में खोद लेंगे। तो कह रहा है काकू से अकेले, अगर उसके काकू को अकेले लगाया जाए तो कह रहा है कि अगर वह काकू अकेले काम करे तो 20 घंटे में कितना भाग खोद पाएगा, 20 घंटे में वह गड्ढे का कितना भाग खोद पाएगा, ये बताना है आपको। आइए बताते हैं। धीरू की बात सबसे पहले करिए। धीरू 1/a भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। 1/a पार्ट है, भाग है, और 20 घंटा समय है। अगर मैं कह दूं पूरा खोदना है तो 20 घंटा लगेगा, 20 घंटा लगेगा धीरू को पूरा खोदने में। अब धीरू अगर काकू के साथ खोदेगा, धीरू और काकू के साथ अगर खोदेगा तो 60 घंटे का समय लगेगा। जबकि धीरू को अकेले कितना समय लग रहा था, 20 घंटे लग रहा था। ऐसे में टोटल वर्क की क्वांटिटी, मतलब कुल कार्य कितना है, इसको बनाना अगर है तो 20 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 और 60 का तो 60 ही होगा, ए और ऐड कर दीजिए। अब इसकी क्षमता, धीरू और काकू की क्षमता कितनी थी, ए थी। 60 से भाग करिए तो 60 कट कर ए बचेगा। जबकि धीरू की क्षमता कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अब सुनिए, दोनों की क्षमता ए थी और धीरू के अकेले 3 थी, तो काकू की क्षमता कितनी थी बताएं, A-3 थी। A-3 थी। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर इसकी क्षमता A-3 थी और हम कह रहे हैं कि तुम काम करो, पूरा काम अगर इससे करवाते तो कितना समय लग जाता बताइए, पूरा काम लग जाता 60A/A-3, इतना लग जाता। बट हम चाह रहे हैं कि वह केवल 20 घंटे काम करे। भाई ये तो पूरा काम करने का समय है, हम चाह रहे 20 घंटे काम करे, तो 20 घंटे काम करने का मतलब 20 से भाग कर दिया, 20 × 60 होता है। हमने लिखा 3A/A-3 काम पूरा कर देगा, जो कि आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में देखने, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बढ़िया सवाल था, ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर होगा, समझ में आएगी बातें। करेक्ट है। और वैसे भी हम कर सकते थे कि अगर 1 घंटे में A-3 काम करता है तो 20 घंटे में कितना काम करेगा, 20 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, 20A-3 हो जाता। भाई 1 घंटे में अगर A-3 करता है तो 20 घंटे में 20A-3 करेगा, और काम है कितना, 60A है। तो 60 देखिए 20 × 60 होता है, तो 3A/ कितना हो जाएगा, A-3, इतना काम पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना कंफर्म हो गया, हाँ कितना क्लियर हो गया ना, इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको। अगले सवाल पर चलिए। 3/30 है, 3/60 है और 3/90 है। अंगणितीय माध्य मतलब एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज जो होता है वो सम अपान टोटल होता है। सम अपान टोटल मतलब योग बटा संख्या होता है। योग बटा संख्या, संख्या कितनी है, 3 है। संख्या हमने कहा 3 है। अब ऐसे में देखिए मैं आपको बता दूं, बेसिकली 3 सबको भाग करेगा और 3 की पावर कितना है, 1 है। तो मैं 3 की पावर 30 - 1 कर दूं, मैं 3 की पावर 60 - 1 कर दूं, प्लस 3 की पावर में 90 - 1 कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 29, ये हो जाएगा 3 की पावर 59 और ये हो जाएगा 3 की पावर 89। 3 की पावर 29, 59 और 89, 29, 59 और 89, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 की पावर 29 होगा, 3 की पावर 59 होगा, 3 की पावर 89 अंगणितीय माध्य होगा। 10वें सवाल का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है।
अब देखिए डायग्राम यहाँ पर मतलब उसका क्या कहते हैं, डीआई के सवाल एक फिगर पर 2 सवाल। मैंने इसके कुछ स्पेसिफिक सवाल रखे हैं, आप लोग देखिएगा, क्योंकि डीआई आपके यहाँ पूछा जाएगा और डीआई का नेचर क्या हो सकता है, इसकी वैरायटी आप समझ सकते हो, जो आजकल के एग्जाम में ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। दिए गए दंड आरेख का अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सवाल यह है कि हीरो का निर्यात आयात 2 प्रकार की चीजें होती हैं। हम भेजते हैं तो निर्यात है, मंगाते हैं तो आयात है। हीरो का निर्यात हीरा डायमंड्स है, यस, बहुत बड़ी बात है, तो दूसरी टाइप की चीजें हैं जो पुराने मूवी में होता था। करोड़ रुपए में है, इन करोड़ रुपए 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में है। इस प्रकार से देखिए इनका जो निर्यात है, आयात ही है ना, निर्यात है सॉरी, करोड़ रुपए में दिया गया है। अब इस पर सवाल देखिए कैसे बनेगा, पढ़ते हैं कि निम्न में किन 2 वर्षों में हीरो का औसत निर्यात 12 करोड़ रुपए के निकटतम था और ऐसे कौन से साल थे। तो इसके लिए हमें पूरा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन पर जाना चाहिए। ऑप्शन में 10 और 11 की बात कर रहा है, तो 10 और 11 मतलब ये, इनको जोड़कर देखिए। अब औसत का मतलब आप सबको पता है, औसत मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या। आप एक काम करिए, सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि 2 ही तो भाग करना है। 13 और भाई हमने इसको जोड़ा तो 11, 10, 19 और 9, 8, 17, 20 दशमलव कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जोड़कर देखिएगा तो 10, 9, 19 होता है, 9, 8, 17 होता है, 19 से 20.7 हो गया, करेक्ट है। इसको रहने दीजिए ऐसे, मैं बताता हूँ। फिर सुनिए 13 और 14 देखिए, 13 और 14 ये है, इनको जोड़कर देखिए कितना है। इनको जोड़ेंगे तो 11 और 12 23 होता है, 23.9 होगा, 23.9 होगा। फिर देखिए भाई एक चीज मैं ऐसे भी बता दूं कि औसत जो होता है वह क्या होता है पता है, औसत हमेशा छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा होता है। तो आप इसका औसत तो 12 पाएंगे नहीं, क्योंकि 9.8 और 10.9 के बीच वैल्यू ही है। तो इसका मतलब इसका मान जो होगा, मैंने कहा ना औसत हमेशा अगर 2 का निकालना है तो हमेशा वह क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा होता है। अब अगर इसने कहा औसत 12 करोड़ है तो 12 इसमें सेट ही नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें जरूर सेट हो रहा है 11.5 और 12.4 में, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच औसत आ सकता है, 11 से बड़ा हो सकता है, 12 से छोटा हो सकता है, ये हो सकता है। तो अभी तक के हिसाब से हम इस पर एकदम प्रिफर्ड हैं, बी ऑप्शन पर। 11 और 12 पर चलें, 11 12 पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 10.9 है, 11.8 है, 12 है ही नहीं है बीच में, ये भी खत्म हो गया, पहला खत्म ही हो गया था। 12 और 13 पर देख सकते हैं हम लोग, 12 में 11.8 है और 11.8 के बाद यहां पर ये भी 11.5, ये भी नहीं होगा। तो बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं कि औसत जो है बी ऑप्शन में ही 12 करोड़ के निकटतम होगा। 11वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने, क्योंकि औसत हमेशा छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता है। तो बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं कि यहां पर औसत इसका क्या होगा, ना जोड़िए ना घटाइए, कुछ मत करिए, डायरेक्टली बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष हीरे के निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। इसके लिए भी हम सब पर ना जाकर ऑप्शंस पर जाएं। जैसे ऑप्शन में 10 पर गए तो 10 यहां पर है, 10 मतलब यहां से यहां तक का इंक्रीज देख लीजिए, कितने का इंक्रीज है, वृद्धि कितने की हुई है। 8 से 5 3 होता है, 9 से 8 1 होता है, 1.3 बढ़ा है, करेक्ट है। 8.5 में मैं भी और बता देता हूं, सबका देख लीजिए पहले। 12 पर पहुंचे, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए, 18 से 9 9 होता है, 0.9 हो गया, 0.9 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, ये हो गया इसका। 14 पर चलिए, 14 में देखिए यहां पर है 11.5 से 12.4, 14 से 5 9 होता है और ये 0.9 ए भी होगा, 0.9 ए भी होगा। और इसके बाद 2009 है तो 2009 ए है, 7.2 से 8.5 है, ये 3 होगा और 8 से 5 7 1 होगा, 1.3 ए भी बढ़ा हुआ है। अब सुनिए, इसमें बहुत आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला क्या है, ये वाला 2009 वाला ए है 1.3 और बढ़ा किस में है, 7.2 में। इसकी बात अगर करें 14 वाला, तो 14 में देखिए जो था 0.9 बढ़ा था और किससे बढ़ा था, 11.5 से बढ़ा था। इसमें भी 0.9 बढ़ा था और बढ़ा था कितने, 10.9 से। और इसके बाद फाइनली ये आपका 2010 था, ये भी 1.3 बढ़ा था लेकिन 8.5 से। मैं आपको बता दूं, अगर कभी हम भिन्नों की तुलना करते हैं, भिन्नों की तुलना क्योंकि 100 से सब में गुणा करना है, जो परसेंटेज का मान ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों भी एक जैसे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि इनके अंश समान हैं। याद रखिए, जब भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह मान बड़ा होता है। अगर तुलना करें तो यह मान छोटा हो जाएगा, यह मान आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर इनकी बात करें तो 1.3 है, 7.2 है। फिर वही बात, जिस भिन्न का हर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह मान बड़ा होगा। इसको भी आप खत्म कर सकते हैं। बचेगा आपके पास क्या, 0.9 और अपान 10.9 और 1.3 डिवाइड बाई 7.2। अब इसी में चेक करना है कि यहाँ पर कौन अपने लिए एकदम परफेक्ट है, कौन सही है, कौन बड़ा है, हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए दशमलव के स्थान चाहे तो आप गंवा सकते हैं, खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं है। गुणा करके देख लीजिए, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63 होता है, 64 हो गया। इसका गुणा 13, ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कौन सा बड़ा है, ये वाला 1.3, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 1.3 डिवाइड बाई 7.2 ये कहाँ से रिलेट कर रहा था, डी ऑप्शन में 2009 में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है और ऊंचाई के हिसाब से भी सबसे ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो राइट सोल्यूशन इसका सवाल का डी ऑप्शन होगा। सभी लोग अच्छे से उतार लें, कंफर्म कर लें, ये होता 12वां डन। तो अगला सवाल देखिए, डीआई आपकी पाई चार्ट की है। पाई चार्ट पर भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, बार डायग्राम पर भी मिल सकता है, हिस्टोग्राम पर भी मिल सकता है। इस पाई चार्ट के सवाल को देखिए, सवाल में क्या बोला है, निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें भी सवाल एक फिगर पर 2 हैं, तो आपके यहाँ पैटर्न एक फिगर पर 1 सवाल, एक फिगर पर 2 सवाल, में भी 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। कोई मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्ट या कोई मतलब ऐसा कंपलसरी गाइडलाइन नहीं है कि कोई एक ही फिगर पर 1 सवाल ही आएगा, 5 सवाल ही आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा उस समय का माहौल बना, कैसा पेपर डिजाइन किया गया। तो हम सारी वैरायटी कवर कर ले जिससे कि जो भी पॉसिबिलिटी आपके सामने आए उसको आप फेस कर सको। संस्थान का नाम है ABCDE से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का जो वितरण है डिग्री में। डिग्री आप समझते हैं, जैसे कि आप जब पाई चार्ट बनाते हैं तो किसी भी आंकड़े को डिग्री में प्रेजेंट कर सकते हैं या परसेंटेज में कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में करना है तो टोटल वैल्यू 100% होती है और डिग्री में करना है टोटल वैल्यू 360 डिग्री होती है। अब ये जो वितरण हुआ है ABCDE संस्थानों का, उसमें छात्रों की उपस्थिति को जो है डिग्री में प्रेजेंट किया। जैसे अगर हम किसी संस्थान के छात्रों की संख्या निकालना चाहें, मान लीजिए ई संस्थान का निकालना चाहें तो 40 डिग्री है ना, तो 40 बटे आप टोटल वैल्यू कितनी 360 करिए और कुल संख्या कितनी है 1800 से गुणा कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा संस्थान ई में कितने छात्र शामिल हुए थे। दूसरी तरफ आए, संस्थान ABCDE में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का विवरण प्रतिशतवार दिया है जिसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है। उत्तीर्ण जैसे शामिल कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए। अभी जैसे यही संस्थान ई की बात करो, 10 डिग्री उत्तीर्ण हुए हैं और यहां पर सम्मिलित कितने हुए थे, 40 बटा 360 किया। अगर हम इसको काट दे, देखिए 10 बार गया और ये 2 बार गया, 180 से अगर हम काट रहे हैं 2 20 दूना 200 छात्र यहां पर प्रेजेंट हुए थे और उसमें पास कितने हुए, देखिए ऐसे निकालिए 10 बटे 360 करिए और टोटल संख्या यहां पर कितनी है 1200 है 1200 है। एक जीरो देखिए ऐसे खत्म हो जाएगा, 12 दहम में होता है, 12 तियां होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 3 से हम डिवाइड कर दे तो पता चल जाएगा कि कितने छात्र यहां पर पास हुए हैं। तो सारी यहां पर एक चीज हमको समझना है, ये जो आंकड़ा दिया है ये डिग्री में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये साफ साफ लिखा है प्रतिशत में है, तभी वो कट नहीं रहा था, प्रतिशत में इसको बनाना पड़ेगा। तो अगर जैसे ई संस्थान की बात आप करेंगे 10% होगा, 10 बटे 100 होगा, गुणे 1200 होगा। तो आप जब काटोगे तो यहां पर 2 जीरो खत्म होकर के 120 छात्र यहां पर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। अब आइए सवाल को देखते हैं। सवाल मतलब आप ध्यान रखना कि जो सेकंड वाला है वो परसेंटेज का बनाया हुआ है और जो पहला वाला है वो डिग्री का बनाया हुआ है। आइए हम लोग डिसाइड करते हैं क्वेश्चन क्या है। संस्थान सी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ये संस्थान ई है जिसमें उत्तीर्ण की बात हम लोग कर रहे हैं, 18% है। 18 बटे आप 100 कर दीजिए, गुणे 1200 कर दीजिए, करेक्ट है। 2 जीरो खत्म हो गया, 18 गुणे 12 इतने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 18 गुणे 12 मैंने प्रोडक्ट नहीं किया, मैंने रख दिया। उसके आगे संस्थान ई से परीक्षा में शामिल होने वाले, ई कहां पर है 40 है, तो 40 बटा हम 360 करेंगे क्योंकि यहां पर 360 टोटल वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने डिग्री में यहां पर इंफॉर्मेशन देखी है। गुणे आप यहां पर क्या कर दो, टोटल कितना है 1800। कह रहा है कि होने वाले छात्रों से यक्स अधिक है, यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स कितना है। आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 180 से 10 बार जाएगा, 180 से 2 बार जाएगा, 2 से इसको 20 कर दें, 200 हो गया। यह संख्या 200 हो गई, यह 200 हो गई जो अपीयर्ड थे संस्थान ई में, जो उपस्थित थे छात्र। और संस्थान यहां पर हमसे पूछा था सी में जितने पास थे, पास की संख्या कितनी थी, 12 अट्ठे 96 था, 12 के 12 9 21 था, 216 संस्थान किस में, संस्थान सी में पास थे और संस्थान ई में उपस्थित कितने थे, 200 थे। यहां पर डिफरेंस देखिए कितने का है, 16 का है। तो यही बोला था कि जो उत्तीर्ण होने वाले छात्र थे वो ज्यादा थे, कितना ज्यादा है 16। अब 16 किसके बीच लाई करेगा, इसमें तो आएगा नहीं,
14 से 18 के बीच में होगा, क्योंकि 14 से बड़ा है, 18 से छोटा है। बाकी देखिए 18 से छोटा है, 22 से तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल के लिए आपको राइट सोल्यूशन के रूप में लगाना है, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। कैलकुलेशन अगर आएगी तो सवाल भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा। संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, संस्थान ए की तरफ चलते हैं और उत्तीर्ण की बात करते हैं। यहां पर 22% है, तो 22% मतलब 22/100 कर दीजिए, गुणे 1200 कर दीजिए। करेक्ट है, ये दोनों जीरो खत्म, 12 दूना 24 होता है और 12 दूना 24 दो 26, 264 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यहां उसी संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का अनुपात, यहां पर सुनो, देखो उत्तीर्ण टोटल 264 हुए हैं, 22% उत्तीर्ण हुए संस्थान ए में, लेकिन कह रहा है कि उसी, देखिए यहां पर होने वाले लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। मतलब यहां पर बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो हम अगर ले लें तो 5:6 है। करेक्ट है। संस्थान डी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 40% लड़के हैं। जो संस्थान डी है उसमें जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उसमें 40% तो लड़के हैं। ठीक है, तो संस्थान ए में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का संस्थान डी से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या से अनुपात क्या होगा। पहले संस्थान सी ए में ही रहिए और सारे वो लड़के पता कर ली जो उत्तीर्ण हुए हैं। जब कभी कोई कॉम्बिनेशन का टोटल आंकड़ा हमको पता है और उसमें किसी समूह का अनुपात दे दिया जाए तो प्रत्येक की वैल्यू निकालने के लिए अनुपाती पदों का जोड़ करिए, 11 हो गया, बराबर 264 करिए, 1 बराबर 11 दूना 22, 11 चौके 44 हुआ। अगर संस्थान यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें लड़कों की संख्या, लड़कों का अनुपाती 5 भाग है, तो 22 24 पंचे 120, 120 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब संस्थान डी में चलते हैं। संस्थान डी में पहले उत्तीर्ण कितने हुए हैं। 20% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/5 लिख सकते हैं। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या यहां पर कहां गया, टोटल संख्या है 1200 है, 1200 है, 5 से करें, 5 24 पंचे 120 होता है, 240 हो गया। इसका 40% क्या है बोलिए, 40% केवल लड़के हैं, तो 240 गुणे आप 40% मतलब 2/5 कर दीजिए, 40/100 करिए तो कितना होता है, 5 से डिवाइड करिए, 5 चौके 20, 5 8 40, 48 दूना 96 है। अब यहां पर बताइए हमसे सवाल में क्या बोला था कि जो संस्थान ए के लड़के कितने हैं, 120, और संस्थान डी के लड़के कितने आए हैं, 96। तो 12 दहम में 120 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है, 5:4 का अनुपात है लड़कों में दोनों संस्थान के जो उत्तीर्ण हुए। तो बढ़िया सवाल थे दोनों, बढ़िया से आप लोग इस तरह के सवालों को कवर करिए, समझिए। तुलना अगर कंफर्म है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस तरह के सवाल आपके एकदम डन हो जाएंगे। आप लोग सभी इस तरह के सवालों को आप लोग कवर कर सकेंगे। एक सवाल और है जो कि यहाँ पर, क्योंकि 3 सवालों का कॉम्बिनेशन टोटल बन रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए क्या है। संस्थान बी से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान बी के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या संस्थान ए और सी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। ए है और सी है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 40% है, 40% है। पहले हम लोग उत्तीर्ण की बात कर ले, फिर हम उधर चलते हैं अपीयर्ड की बात करेंगे। 40% मतलब 2/5 है। टोटल संख्या यहां पर 1200 है, 1200 है। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 दूना 48, 480 हो गया। 480 दोनों संस्थानों से उत्तीर्ण हुए हैं। और इधर चले आए, संस्थान बी में कितने अपीयर्ड थे, 112 है। 112 बटे आप 360 करें, गुणे 1800 कर दें। ठीक है, यहां पर एक जीरो चाहे खत्म कर दे, 18 दहम में होता है, 18 दूना 36 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 5 दूना 10, 5 1 5, 1 6 होता है, 5 1 5, 560 यहां पर छात्र उपस्थित हुए थे और 480 वहां पर पास हुए थे। हमसे पूछा कि संस्थान बी में जो उपस्थित हुए थे ए और सी के जो पास हुए हैं उनसे कितने प्रतिशत ज्यादा है। पहली चीज तो ज्यादा दिख रहा है साफ साफ, लेकिन हम थोड़ा आसान करने के लिए 0 0 से खत्म कर दें। और भी आसान कर सकते हैं, जैसे 4 से हम काट सकते हैं, 4 12 बार होता है, 4 14 बार 56 होता है। और भी काट सकते हैं, 2 छंगे 12 होता है, 2 सते 14 होता है। 6 से 7 हो रहा है तो 1 ज्यादा है, किस पर ज्यादा है, 6 पर ज्यादा है। 1 गुणे 100 बटे आप 6 कर देंगे तो 3 होगा, 50 होगा। 16 सही 2/3% ज्यादा है संस्थान इन जो दोनों से जो पास हुए थे ये जो उत्तीर्ण हुआ है। तो 16 सही 2/3% आपका पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग ऐसे सवालों को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कंफर्म हो गया होगा। आप सभी लोग स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें। कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स करके बता दें। मैंने आपसे जैसे कमिट किया है उस हिसाब से हम प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं। आप लोगों से लास्ट में हम फिर से यही कहेंगे कि आप सभी लोग प्रॉपर हर वीडियो को, हर सेक्शंस को अच्छे से कवर करिए। कोई चीज़ की अगर आपको दिक्कत समझ में आती है या कोई आपको लगता है कि हमें कन्वर्सेशन करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।